So displacement of fringe. So on introduction of a glass slab in the path of the light coming out of the slits. तो मान लो ये दो स्लिट्स हैं, उनमें से एक स्लिट के सामने हम लोगों ने एक ग्लास स्लैब डाल दिया, ठीक है. ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ अ थिन ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी, मान लो इस ग्लास स्लैब का थिकनेस टी है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. The optical path of the ray S1P increases by mu t minus of t. So t mu minus 1 इतने से हमारा ये इंक्रीज कर जाता है t टाइम्स म्यू माइनस 1 से, ठीक है. सो देखो इसके अंदर जो पाथ हो जाएगा म्यू टी हो जाएगा, बट एक्चुअल पाथ टी था, तो म्यू टी माइनस टी, उस द इंक्रीज विल बी जो फाइनल length minus initial length will give you the increase. So this is equal to t times mu minus 1. Okay, and now the path difference between the waves coming from S1 and S2, path difference क्या हो जाएगा, S2P माइनस ऑफ, अब S1P में ये इंक्रीज हो गया t टाइम्स म्यू माइनस 1, तो इसमें ऐड कर दिया. तो S2P माइनस S1P ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, है ना, पीछे. माइनस टी टाइम्स म्यू माइनस 1, S2P माइनस S1P हमारा होता है d साइन थीटा, तो उसको रिप्लेस कर लिया यहाँ पे, d साइन थीटा माइनस टी टाइम्स म्यू माइनस 1 इफ d इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D. कैपिटल D यहाँ स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट से, और स्मॉल d ये दोनों स्लिट के बीच का डिफरेंस है. नाउ डेल्टा P इज इक्वल टू d साइन थीटा, साइन थीटा को हम tan थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, उसको स्मॉल d बाई कैपिटल D हम लोग कर लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा P इज y d अपॉन d minus of t times mu minus 1. Now if y is very very less than d, right, as well for central bright fringe delta P is equal to 0, तो y अगर जो d से बहुत छोटा है तो ये डेल्टा P 0 हो जाएगा. तो उस केस में जो डेल्टा P 0 हो गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो वहां पे वाई डी अपॉन डी इज टी टाइम्स म्यू माइनस 1, डेल्टा P 0 हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए. सो y इज इक्वल टू ओ ओ डैश, राइट, ये जो है y ओ ओ डैश म्यू माइनस 1 t इंटू, तो यहाँ पे ये म्यू माइनस 1 t कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये y का वैल्यू हो गया. सो म्यू माइनस 1 t और जो हमारा ये d बाई डी को हम लोग फ्रिंज विड्थ बीटा बाय वेवलेंथ लैम्डा से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये दो. So the whole fringe pattern gets shifted by the same distance, right? तो जो shift हुआ है fringe pattern में by the same distance delta mu minus 1 t into capital D by small d. So mu minus 1 t b upon lambda, इतने से हमारा ये जो fringe pattern जो है ये shift कर जाता है. Now number of fringe, तो आप लोग को बस ये रिलेशन याद रखोगे तो ये काफी है, मतलब ये फॉर्मूला कि कितने से शिफ्ट हो जा रहा है. नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिस्प्लेस्ड, तो देखो म्यू माइनस 1 t डिवाइडेड बाय लैम्डा कर देंगे, तो दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच इज बीइंग डिस्प्लेस्ड. नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए फ्रिंज विड्थ से इसको डिवाइड कर दो, तो बीटा से डिवाइड कर दोगे तो म्यू माइनस 1 t डिवाइडेड बाय lambda, ये आ जाता है number of fringes displaced. Notice that this shift is in the direction of the slit before which the glass slab is placed. तो जिस भी स्लिट पे मान लो S1 पे डाले हैं तो S1 के तरफ, मतलब जो ऊपर के तरफ शिफ्ट हो जाएगा. अगर यही S2 के सामने डालते तो, है ना, it happens so because S2 compensates the path difference arised, ठीक है, arising due to optical path length covered by S1 by covering more geometrical path length. So if the glass slab is placed before the upper slit, the fringe pattern gets shifted upward, and if the glass slab is placed before the lower slit, the fringe pattern gets shifted downward. तो जिस भी fringe के सामने हम लोग डालें, जिस भी slit के सामने हम लोग ये glass slab डालेंगे, उधर ही fringe जो है shift कर जाता है. Now if a glass plate of
refractive index mu1 and mu2 having some thickness t is placed in the path of ray coming from S1 and S2. दोनों के सामने डाल दिया, S1 के सामने mu1 डाल दिया, S2 के सामने mu2 डाल दिया. हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि mu1 is greater than mu2, तो वहां पे जो पाथ डिफरेंस होगा this will be d upon d mu1 minus mu2 into t. ये हमारा पाथ डिफरेंस हो गया. ठीक है. ना difference of Now difference of displaced fringe from central fringe से distance निकालना है ना. तो x is equal to ये बीटा बाय लैम्डा mu1 minus mu2 into t, और बीटा बाय लैम्डा is since बीटा बाय लैम्डा is equal to capital D by small d. Now let us do some questions based on this. So 15th example कह रहा है in a Young's double slit experiment with d is equal to 1 mm and capital D is equal to 1 meter. So small d is equal to 1 into 10 to the power minus 3 meter, or capital D is equal to 1 meter. Slabs of thickness t is equal to 1 micrometer and mu is equal to 3. So t is equal to 1 mu, t1 कर लो 1 mu m and mu1 is equal to 3, और दूसरा स्लैब डाला t2 is equal to 0.5 mu m introduced in upper front of upper and lower slits. तो lower वाले में t2 is equal to 0.5 mu m, mu2 is equal to 2 हो गया, और upper वाले में ये हो गया. So this is on upper slit and this is on lower slit. Find the shift in the fringe pattern. So जो shift होता है, चलो पाथ लेंथ जो S1P, so optical path for light coming from, okay, so optical path for light coming from upper slit S1, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, ये S1 है, ये S2 है. T1 mu1 हो गया, यहाँ पे T2 और mu2 हो गया. So यहाँ पे जो ऊपर वाले स्लिट से S1 से जो डिस्टेंस ऑप्टिकल पाथ लेंथ S1P प्लस T1 इंटू mu1 minus 1, ठीक है, अपर एंड लोअर स्लिट. So this is equal to, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, S1P plus of T1 is 1 micrometer, 1 mu m
into mu1 minus 1, 3 minus 1. So this is 2 micrometer S1P plus 2 micrometer. उसी तरह optical path for light coming from lower slit S2 is S2P plus E2 into mu2 minus 1. S2P plus T2 is 0.5 mu m into 2 minus 1. S2P plus 0.5 micrometer. ठीक है. अब जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा P इज इक्वल टू S2P plus 0.5 mu m minus S1P plus 2 mu m. So this will be S2P minus S1P minus 1.5 mu m. So S2P minus S1P is YD by D. So this is equal to YD upon capital D minus of 1.5 million. अब आपको कह रहा है find the shift in the fringe pattern. Now for central bright fringe delta P हमारा 0 होगा. For central bright fringe delta P is 0. यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं. So इससे हमारा आ जाएगा YD upon capital D is equal to 1.5 mu m. So Y is equal to capital D by small d into 1.5 mu m. So capital D हमारा दे रखा है 1 मीटर, small d दे रखा है 1 into 10 to the power minus 3, 1.5 into 10 to the power minus 6. So this will be 1.5 into 10 to the power minus 3 मीटर और 1.5 मिलीमीटर से शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते हैं. जैसे हम लोग फॉर्मूला देखे थे d बाई डी इंटू फॉर्मूला हम लोग का था μ1 माइनस μ2, ठीक है, μ1 माइनस μ2 इंटू टी. ये तब था जब थिकनेस सेम है ना. तुम यहाँ पे μ1 t1 माइनस μ2 t2 ऐसा करके कर सकते हो. ये तो थिकनेस सेम वाला फॉर्मूला था. इसी को अगर थिकनेस अलग अलग है तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी μ1 इंटू t1, सॉरी μ1 माइनस μ2 इंटू t1 माइनस μ1 माइनस, रहने दो, इसी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अलग अलग कितना फॉर्मूला याद करें. यहाँ पे सिंपली बेसिक तरीके से निकाल लेना, ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा. लिख लिया बच्चों? Yes, sir.
Next question है interference fringes were produced by Young's double slit method. The wavelength of light used being 6,000 angstrom. So lambda is equal to 6,000 angstrom. The separation between the two slits is 2 millimeter. Okay. Small d is equal to 2 into 10 to the power minus 3 meter. The distance between the slit and the screen is 10 centimeter. Capital D is 0.1 meter. Okay. When a transparent plate, अच्छा क्वेश्चन आधा है, मैं यहाँ कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ठीक है. When a transparent plate of thickness 0.5 millimeter is placed over one of the slits, the fringe pattern is displaced by 5 millimeter. Find the refractive index of the material of the plate. ठीक है, तो म्यू का वैल्यू निकालना, लैम्डा स्मॉल डी कैपिटल डी दे रखा है, हम लोग को म्यू का वैल्यू निकालना है. अच्छा, थिकनेस ऑफ प्लेट टी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और शिफ्ट y जो है ये 5 मिलीमीटर से शिफ्ट हो रहा है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. ठीक है, शिफ्ट y इज इक्वल टू, हम लोग कर रहे थे जो शिफ्ट था, कैपिटल D बाय कैपिटल D बाय स्मॉल d म्यू माइनस 1 इंटू टी. लैम्डा का यूज ही नहीं होगा, इसीलिए y है 5 इंटू 10 टू द पावर minus 3 is equal to capital D 0.1 by 2 into 10 to the power minus 3 into mu minus 1, t का वैल्यू है 0.5 into 10 to the power minus 3. ठीक है, so 5 into 10 to the power minus, अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ठीक है. तो 5 2s are 10, मतलब 10 to the power minus 2 by 0.5 10 to the power माइनस 1, ये 10 टू द पावर माइनस 1 आके डिवाइड हो जाता है, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1. तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो मतलब 0.2 इज म्यू माइनस 1, सो म्यू इज इक्वल टू 1.2. इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir.
ठीक है बच्चों? Yes. Yes, sir. एक मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a Young's double slit experiment, the light of wavelength lambda is equal to 5000 angstrom is used, which emerges in phase from two slits a distance d apart. So small d is equal to 3 into 10 to the power minus 7 meter. Lambda is equal to 5000 angstrom. 5 into 10 to the power minus 7 meter. है ना, 10 टू द पावर माइनस 10 होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, और +3 है यहाँ पे, तो 10 टू द पावर माइनस 7 हो गया. और a transparent sheet of thickness t is equal to 1.5 into 10 to the power minus 7 meter, and refractive index mu is equal to 1.17 is placed over one of the slits. Where does the central maxima of the interference now appear? तो y हम लोग को निकालना है. ठीक है, तो देखो कैपिटल डी हम लोग को नहीं दे रखा है, राइट. सो उस केस में हम लोग को अच्छा कैपिटल डी दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, गलत. इसमें डी का वैल्यू कुछ होना चाहिए. मान लो हम लोग डी का वैल्यू 1 मीटर ले लेते हैं. ठीक है, लेट डी इज इक्वल टू 1 मीटर. तो जो शिफ्ट y है, y इज इक्वल टू, हम लोग देखे थे अभी, म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 1.17 minus 1, thickness is 1.5 into 10 to the power minus 7. D, capital D is 1 upon D is 3 into 10 to the power minus 7. Cancel हो गया. तो 0.17 divided by 2, 0.085 मीटर या 85 मिलीमीटर. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Now diffraction of light, ठीक है, इंटरफेरेंस में इतना ही था. Now bending of light rays from sharp edges of an opaque obstacle or aperture, and its spreading in the geometrical shadow region is defined as diffraction of light. ठीक है,
सो जनरली देखो यहाँ पे कोई अगर ऑब्स्टिकल होता तो ये पूरा जो है रीजन डार्क होना चाहिए, बट ये लाइट रेज जो है ना ऑब्स्टिकल के बाउंड्री पे बेंड करेगा, जिसके वजह से द लाइट विल आल्सो स्प्रेड इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. नाउ दिस इज डिफाइंड एज diffraction of light. So deviation of light from its rectilinear propagation tendency is defined as diffraction of light. Diffraction was discovered, ठीक है, तो उसी तरह अपर्चर में से लाइट जो आएगा वो इस तरह से, जो ज्योमेट्रिकल शैडो वाला रीजन था यहीं पे लाइट होना चाहिए था, लाइट अगर स्ट्रेट पास करता है ये रीजन डार्क होना चाहिए, बट यहाँ पे भी लाइट आता है. दिस इज अगेन डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रिमाल्डी, theoretically explained by Fresnel. So diffraction is possible in all types of waves, means in mechanical or electromagnetic. So in mechanical or electromagnetic waves shows diffraction. ठीक है, दोनों में डिफ्रैक्शन आपको दिखेगा. डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और अपर्चर. सेकंड इज, तो ए पे डिपेंड करता है, और वेवलेंथ ऑफ वेव लैम्डा पे डिपेंड करता है. कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन. सो डिफ्रैक्शन का कंडीशन क्या है? द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल और अपर्चर should be nearly equal to the wavelength of light. ठीक है, तो lambda should be approximately equal to size of the aperture or obstacle. Now, if size of obstacle is much larger than wavelength of light, then rectilinear motion of light is observed. ठीक है. So अगर obstacle का size is much greater than the wavelength of light, then rectilinear motion of light is observed. मतलब straight light pass कर जाएगा बिना bend किए हुए boundaries पे. Now it is practically observed that when size of aperture, or obstacle is greater than 50 lambda, then obstacle or aperture does not show diffraction. Right? Now wavelength of light is in order of 10 to the power minus 7 meter. In general, obstacle of this wavelength is not present. So light rays does not show diffraction and it appears to travel in straight line. Sound waves show more diffraction as compared to light rays because of wavelength of sound is high, 16 mm to 16 meter. So it is generally diffracted by the objects in our daily lives. Now diffraction of ultrasonic waves is also not observed as easily as sound waves because their wavelength is of the order of about 1 centimeter. Now diffraction of radio waves is very conveniently observed because of its very large wavelength, that is 2.5 meter to 250 meter. X-rays can be diffracted easily by crystal. It was discovered by Leib. Now types of diffraction. There are two types of diffraction of light. One is called Fresnel's diffraction and other is Fraunhofer's diffraction. So Fresnel's diffraction, if either, so ये दो तरीके का हमारा diffraction है होता है, Fresnel और Fraunhofer's. Fresnel's diffraction क्या है? If either source of screen or both are, if either source or screen or both are at finite distance from the diffracting device, that is obstacle or aperture, the diffraction is called Fresnel diffraction. And the pattern is the shadow of the diffracting device modified by diffraction effect. Now examples: diffraction at a straight edge, small opaque disk, narrow wire are examples of Fresnel's diffraction. Now Fraunhofer's diffraction. So Fraunhofer diffraction is a particularly limiting case of Fresnel diffraction. In this case, both source and screen are effectively at infinite distances from the diffracting device, and pattern is the image of the source modified by diffraction effect. Now diffraction at single slit, double slit, and diffraction grating are examples of Fraunhofer's diffraction.
Now comparison Fresnel और Fraunhofer's diffraction का source and screen both are at finite distance यहाँ पे, and source and screen both are at infinite distances, ठीक है, from the diffractor. Now incident and diffracted wavefronts are spherical or cylindrical. यहाँ पे incident and diffracted wavefront are plane due to infinite distance from the source. Mirror or lens are not used for obtaining the diffraction pattern. Lens are used in the diffraction pattern. Center of diffraction pattern is somewhat bright and sometime bright and sometime dark depending on size of the diffractor and distance of the observation point. Center of diffraction is always bright. Now, Fresnel's diffraction, amplitude of wave coming from. So amplitude of wave coming from different half period zones are same due to same obliquity. ये important नहीं है वैसे, और यहाँ पे different होता है amplitude of waves. अब हमें जो पढ़ना है Fraunhofer's diffraction पढ़ना है due to single slit. So AB is a single slit of width A, let's say. तो हमारा ये जो single slit है AB, ठीक है, इसका width A है, right? So AB is a single slit of width A. Let plane wavefront is incident on slit AB. Now, तो plane wavefront लाने के लिए देखो यहाँ पे तो source infinity पे रहेगा, ठीक है. So यहाँ normal case में करने के लिए experiment हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेंस लगा देते हैं जिससे लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा होता है, जिससे कि सोर्स इंफिनिटी पे शो होता है. मतलब यहाँ पे अगर इसके फोकस पे अगर हम रख दें तो. So let a plane wavefront is incident on the slit AB. Secondary wavelets coming from every part of AB reach the axial point P in the same phase, forming the central maxima. The intensity of central maxima is maximum at this diffraction. Now theta n represents the direction of nth minima. So path difference BB dash is equal to, तो ये जो हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा A से यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो BB dash जो हमारा पाथ डिफरेंस है, this is equal to A sin theta n. ठीक है ना. इसमें डायग्राम ठीक से नहीं दिया हुआ है. पाथ डिफरेंस तुम्हारा ये, सो पाथ डिफरेंस का वैल्यू ये छोड़ दो इसको, A sin थीटा इंटू n होता है, ये थीटा n है, ठीक है. तो ये और ये A है, राइट. अब ये वाला एंड A cos थीटा हो गया और ये A sin थीटा हो गया, तो जो पाथ डिफरेंस है दिस इज इक्वल टू A sin थीटा n फॉर nth मिनिमा. नाउ A sin थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा से इक्वेट किया. sin थीटा n, अगर थीटा n स्मॉल होता है तो sin थीटा n अप्रोक्सीमेटली थीटा n के बराबर हुआ, n lambda by A हो गया. So when path difference between the secondary wavelets coming from A and B is n lambda or 2n lambda into lambda by 2 or even multiples of lambda by 2, then minima occurs. Now for minima, A sin theta is equal to 2n lambda by 2 or n lambda. So A sin theta is equal to n lambda. Now when path difference between the secondary wavelets coming from A and B is 2n plus 1 lambda by 2. तो for maxima ये क्या होता है, A sin theta is 2n plus 1 lambda by 2. So for n is equal to 1 first maxima and n is equal to 2 second maxima, इस तरह से होता है. Now in alternate order minima and maxima occurs at both sides of the central maxima. For nth minima, if distance of nth minima from central maxima is xn, distance of slit from from screen is d and width of the slit is a. So path difference delta is A sin theta n, which is equal to 2n into lambda by 2.
है ना। फॉर nth मिनिमा यहाँ पे हम लोगों ने देखा है 2n इंटू लैम्डा बाई 2 है, तो a sin थीटा n 2n इंटू लैम्डा बाई 2 हो गया. sin थीटा n is n lambda by a, right? So in triangle POP dash, है ना, तो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट P है, ये O है, ठीक है. नाउ इन ट्राइंगल P डैश OP डबल डैश, मतलब बेसिकली ये मैक्सिमा हो गया, और यहाँ पे P डैश और P डबल डैश जो पॉइंट है, तो इस ट्राइंगल में tan थीटा n इज इक्वल टू, अगर हम लोग को ये tan थीटा n निकालना है, तो उस केस में tan थीटा n विल बी इक्वल टू xn अपॉन d, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट. इस ट्राइंगल की बात हो रही है ऊपर वाली POP डैश की. तो sin थीटा n इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा n. तो हम लोग जो वैल्यूज कर रहे थे थीटा n का, तो हमारा जो थीटा n का वैल्यू था, दिस वाज n लैम्डा बाय a. तो जो tan थीटा n xn अपॉन d इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन a, इसको इक्वेट कर देंगे तो xn विल बी इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाय a, और xn अपॉन d इज n लैम्डा बाय a. नाउ फर्स्ट मिनिमा अकर्स एट बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. तो यहाँ पे मैक्सिमा दोनों तरफ मिनिमा अकर करेगा. सो फॉर फर्स्ट मिनिमा n का वैल्यू हम लोग 1 डाल देते हैं. सो ये हो जाएगा हमारा d लैम्डा बाय a एंड थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय a. और उसी तरह विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2x, है ना. देखो सेंट्रल मैक्सिमा और ये इधर मिनिमा और इधर मिनिमा है, राइट. तो अब ये मिनिमा से सेंट्रल मैक्सिमा का डिस्टेंस लेके उसको ट्वाइस कर दे रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ x हम लोग कर दे रहे हैं 2x, तो 2 टाइम्स d लैम्डा अपॉन a आ जाएगा. नाउ एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज इक्वल टू 2 थीटा. तो ये हमारा जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा है 2 थीटा हमारा एंगुलर विड्थ हो गया. लैम्डा बाय ए थीटा बाय ए, लैम्डा बाय ए बेसिकली थीटा का वैल्यू होता है, तो 2 थीटा का वैल्यू 2 लैम्डा बाय हो जाए. तो ये एंगुलर विड्थ हो गया सेंट्रल मैक्सिमा का. लीनियर विड्थ हो गया सेंट्रल मैक्सिमा का. नाउ स्पेशल केसेस, इफ L2 is shifted very near to slit AB, है ना, तो हम लोगों ने AB स्लिट के पास ये इसको लेकर आ गया, लेंस को लेकर आ गया. So in this case, distance between slit and screen will be nearly equal to focal length of the lens L2. तो obviously ये यहाँ पे इमेज बना रहा है यहाँ पे, तो ये पैरेलल लाइट रे आ रहा था, तो बिकॉज ये स्लिट के बिल्कुल पास है, तो जितना फोकल लेंथ होगा उतना ही डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा. वही चीज है यहाँ पे, nearly equal to the focal length of the lens. Now theta n is equal to यहाँ पे xn upon f which is equal to n lambda by a. So theta n lambda by a है. ये अगर d का वैल्यू f हो गया, राइट, तो xn upon f is equal to n lambda upon a, और xn is equal to n lambda f upon a. और जो wx width है, that is 2 lambda f upon a, and angular width of central maximum w theta is 2x by f, which is 2 lambda by a. ना फ्रिंज विड्थ, ये सब स्पेशल केस है, ना याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे. जो फ्रिंज विड्थ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा इज नोन एज फ्रिंज विड्थ, right. So fringe width of central maxima is double when the width of the other than the width of the other maximas. So beta is xn plus 1 minus xn n plus 1 lambda d by d, lambda d by a minus n lambda d by a. So this is lambda d upon a. Okay, so this is fringe width.
Now intensity curve of Fraunhofer's diffraction. तो जो intensity of maxima in Fraunhofer's diffraction is determined by this formula 2 divided by 2n plus 1 pi का whole square I naught. So I naught का जो वैल्यू अगर intensity of central maxima है तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट मैक्सिमा का जो वैल्यू होगा वहाँ पे n का वैल्यू अगर हम लोग 1 डाल देंगे तो 2/3, तो ये 4/9 और ये 22/7 है बेसिकली आई नॉट. तो ये वैल्यूज अगर हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी का तो दिस विल बिकम आई नॉट बाई 22, राइट. ये आई नॉट बाई 61 हो जाएगा. तो फर्स्ट मैक्सिमा का देखो यहाँ पे वैल्यू है 4/9 पाई स्क्वायर आई नॉट. ठीक है. सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हम लोग वैल्यू डालते हैं इसका तो अप्रोक्सीमेटली आई नॉट बाई 22 ही आता है. ठीक है. और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आई नॉट बाई 61 आएगा सेकेंड मैक्सिमा के लिए. डिफ्रैक्शन अकर्स इन स्लिट is diffraction occurring in slit is always Fraunhofer's diffraction, as diffraction pattern obtained from the cracks between the fingers when viewed a distant tube light, and in Young's double slit experiment are Fraunhofer's diffraction. Now the width of the central maxima is directly proportional to lambda. Okay. So width of central maxima is directly proportional to lambda, that is more for red color and less for blue. For obtaining the Fraunhofer's diffraction, focal length of second lens L2 is used. Width will be more for narrow slit, right? So width is directly proportional to lambda, is directly proportional to focal length, is inversely proportional to slit width. By decreasing linear width of slit, the width of the central maxima increases. अब हमारा resolving power है. So a large number of images are formed as a consequence of, ये CBSE के syllabus से हट गया है but IIT में है. So resolving power क्या कहता है? Large number of images are formed as a consequence of light diffraction from a source. So if two sources are separated such that their central maxima do not overlap, their images can be distinguished and are said to be resolved. तो दोनों का अगर central maxima अलग अलग हो जाए, separate हो जाए दो sources का, ठीक है. If two sources are separated such that their central maxima do not overlap, their images can be distinguished and are said to be resolved, है ना. मतलब resolution हम बोलते हैं कि वो images को resolve कर पाना. So RP of a resolving power of an optical instrument is its ability to distinguish two neighboring points. So linear resolving power is given by d lambda upon d upon lambda d. Here d is observed distance. So angular resolving power is d upon lambda, where d is the distance between 2 points. Now microscope, अब हम लोग दो रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का करना है और टेलीस्कोप का करना है सिलेबस में. तो माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर in reference to a microscope, the minimum distance between two lines at which they are just distinct is called resolving limit, and its reciprocal is called resolving power. So resolving limit lambda by 2 mu sin theta, resolving power 2 mu sin theta by lambda है, ये याद रखना. Resolving power inversely proportional to wavelength होता है. ठीक है. So lambda, wavelength of light used to illuminate the object. Mu is the refractive index of the medium between object and objective, and theta is half angle of the cone of light from the point object, and mu sin theta is numerical aperture.
Now telescope का resolving power, smallest angular separation d theta between two distant objects whose images are separated in the telescope is called resolving limit. So resolving limit here is d theta 1.22 lambda by a. Resolving power is 1 by resolving limit, that is a by 1.22 lambda. So resolving power is inversely proportional to lambda, where a is the aperture of objective. Now let us do these questions. So light of wavelength 6000 angstrom is incident normally on a slit of width 24 into 10 to, so lambda is given as 6000 angstrom, 6 into 10 to the power minus 7 meter. On a slit of width 24, so small d, sorry, यहाँ पे a से represent करते हैं उसको, a is equal to 24 into 10 to the power minus 5 centimeters. मीटर में करेंगे 10 to the power minus 7 मीटर हो गया, ठीक है. Now find out the angular position of second minimum from the central maximum. ठीक है. So sin theta n is equal to n lambda by a. ठीक है. विड्थ, स्लिट विड्थ वगैरह की बात हो रही है, मतलब फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन की बात हो रही है. sin theta is equal to n lambda by a for minima. So sin theta n is equal to, यहाँ n का वैल्यू हम लोग 2 ले लेंगे. सेकेंड मिनिमा बोल रहा है. Second minima n is equal to 2 into lambda is 6000 into 6 into 10 to the power minus 7. ठीक है. n lambda upon a slit of width 24 into 10 to the power minus 7 by 24 into 10 to the power minus 7 meter. So theta n is equal to 30 degree. हम लोग को वही निकालना था, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम. क्लियर बच्चों? Yes, sir. ये भी सिंपल है. लैम्डा का वैल्यू 6328 एंगस्ट्रॉम, 6.328 10 to the power minus 7 meter is incident normally on a slit of width 0.2 mm. So this is 0.2 mm, 2 into 10 to the power minus 4 meter. So ये wavelength हो गया, slit width हो गया, एक a लिख लो, small a. Now calculate the angular width of central maxima on a screen distance d meter. Capital D is equal to 9 meter
एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, W theta is equal to 2 theta, that is 2 lambda by A. So 2 into 6.328 10 to the power minus 7 divided by 2 into 10 to the power minus 4. Six point three two eight 10 to the power minus 3. 6.328 into 10 to the power minus 3 हो गया, ये रेडियंस. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Light of wavelength 5000 angstrom is incident on a slit of width 0.1 mm. Find out the width of the central bright line so capital D is equal to 2 मीटर, ये लैम्डा हो गया, ठीक है. Width of central maxima पीछे हम लोगों ने किया था 2D लैम्डा अपॉन A होता है. ट्वेंटी मिलीमीटर हो जाएगा आंसर. लिख लिया बच्चों? Yes. Next question is the Fraunhofer's diffraction pattern of a single slit is formed at the focal plane of a lens of focal length 1 मीटर. तो हम लोगों ने देखा था पीछे कि focal length वहां पे लेते हैं, ठीक है. मतलब ये लेंस को ऐसे रखते हैं जो कि बिल्कुल स्लिट के पास हो, राइट. So Fraunhofer's diffraction pattern of single slit is formed at the focal plane of focal length f is equal to 1 meter.
width of the slit A is 0.3 into 10 to the power minus 3 meter. If the third minimum is formed at the n is equal to 3, formed at a distance of 5 mm from the central maximum, तो ये जो इसका पोजीशन है Yeah. So if the third minimum is formed at a distance of 5 mm from the central maximum, right, then calculate the wavelength of light. So position of nth minimum xn is equal to nf into lambda divided by a. ये हमारा फॉर्मूला था, पीछे हम लोगों ने किया था. ठीक है, तो जो लैम्डा का वैल्यू होगा, दिस इज xn into a by n into f. ठीक है, तो ये जो शिफ्ट कर रहा है 5 mm से शिफ्ट कर रहा है, तो xn 5 mm से शिफ्ट कर रहा है. 5 into 10 to the power minus 3. a का वैल्यू है 3 into 10 to the power minus 4. ठीक है, डिवाइडेड बाय n into f. n का वैल्यू 3 है और f का वैल्यू 1 है. 5 into 10 to the power minus 7 हो गया. This is 5000 angstrom. ठीक है बच्चों, चलो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे. अगली क्लास में हम लोग पोलराइजेशन कर लेंगे, जो कि कल की क्लास में. तो फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स. पोलराइजेशन थोड़ा सा ही है, तो जितना आईआईटी के लिए रिक्वायर्ड है उतना बस हम लोग कर लेंगे पोलराइजेशन, एंड देन वी कैन मूव टू आगे हम लोग फिर इसके बाद मूव कर जाएंगे. ठीक है बच्चों, लिख लिया सबने इसको? Yes. Yes, sir. ठीक.